हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। आज के एपिसोड में हम टॉर्ट से रिलेटेड केस पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि टॉर्ट लॉ में रिसेंट जजमेंट्स मुश्किल मिलते हैं। टॉर्ट एक तो कोडिफाइड नहीं है इंडिया में, राइट, और वही पुराने केसेस को यूज करके बच्चे आंसर्स लिखते रहते हैं। और टॉर्ट्स इंपॉर्टेंट है, लगभग हर स्टेट के मेंस का पार्ट है, राइट। तो ये नेग्लिजेंस का केस है। नेग्लिजेंस अपने आप में इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑल द facets ऑफ इट, वेदर इट इज नेग्लिजेंस, कॉन्ट्रीब्यूटरी, कॉम्पोसिट, मेडिकल एटसेट्रा। तो इस केस में कॉन्ट्रीब्यूटरी और कॉम्पोसिट नेग्लिजेंस को स्पेशली डिस्कस किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। प्रेमलाल नानंद वर्सेस नरेंद्र कुमार। अब इश्यूज क्या थे समझने से पहले कहानी सुन लेते हैं। तो प्रेमलाल जी अपनी पत्नी के साथ अपने एक दोस्त के घर जा रहे थे, बाइक पे थे, और सामने उनके एक ट्रैक्टर चल रहा था, राइट। और वो ट्रैक्टर जो था वो फास्ट लेन में, जैसे सड़क पे लेन्स डिवाइडेड होती हैं, तो एक लेन फास्ट होती है, वहां पे व्हीकल्स ज्यादा स्पीड में चलते हैं, स्पेशली ऑन हाईवेज, राइट। तो वो ट्रैक्टर फास्ट लेन में बहुत स्लो स्पीड पे चला रहा था, तो प्रेमलाल जी ने उसे ओवरटेक किया। अब उन्होंने ओवरटेक किया, सामने से एक और ट्रैक्टर आ रहा था जो गलत ही डायरेक्शन में था, गलत सड़क पे था, उससे उनकी टक्कर हो गई, कोलिजन हो गया। एक्सीडेंट बहुत भयानक था, प्रेमलाल जी को बहुत ज्यादा चोटें आई, फ्रैक्चर वगैरह हो गया। लेकिन प्रेमलाल जी की वाइफ ज्यादा ही इंजर हो गई। इनफैक्ट शी सकम्ड टू दोज इंजरीज एंड डाइड लेटर ऑन। अब क्योंकि ये दोनों मिलके एक बिजनेस रन करते थे सोनाली फैब्रिक्स के नाम पे, तो एक बहुत एक्सेसिव लॉस ऑफ इनकम हुआ, because they used to run the business together, right? He handled a part of it and she handled the majority of it. And but in fact, she was the one who started the business in the first place. तो उनकी डेथ ने बिजनेस पे एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाला, एंड प्रेमलाल जी सूट फॉर डैमेजेस। एमएसीटी में उन्होंने केस इंस्टीट्यूट किया, मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्राइब्यूनल, जिसमें उन्होंने लगभग 12 लाख का कंपनसेशन डिमांड किया। अब एमएसीटी ने क्या किया कि पूरे फैक्ट्स को स्टडी करने के बाद उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि भाई ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये अकेले उस ड्राइवर की गलती नहीं थी, ये प्रेमलाल जी की गलती से भी हुआ है, राइट। एंड नाउ कम्स द कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। व्हाट एग्जैक्टली इज इट? कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस पढ़ने से पहले नेग्लिजेंस ही समझ लेते हैं। नेग्लिजेंस इज अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट और टॉपिक, आई एम श्योर एवरीवन अंडरस्टैंड्स, बट जस्ट टू रिवाइज, नेग्लिजेंस बेसिकली इज अ सिचुएशन वेयर इन यू आर नॉट केयरफुल, ठीक है, एज द वर्ड सजेस्ट कि आप नेग्लिजेंट थे, ठीक है। आपके ऊपर एक ड्यूटी थी जिसे जो आपको केयरफुल रहने के लिए कह रही थी, देयर वाज अ ड्यूटी ऑन यू दैट रिक्वायर्ड यू टू बी केयरफुल, यू वर नॉट, एंड समथिंग बैड हैपेंड बिकॉज ऑफ योर केयरलेसनेस। दिस इज नेग्लिजेंस इन जिस्ट, ठीक है। तो लॉ आप पे एक ड्यूटी इंपोज करता है, किस चीज की? ड्यूटी ऑफ केयर। Now, when we talk about the duty of care, we have to be very specific. What kind of duty are we talking about? What kind of duty is, a mandate that we have to follow, जिसका breach एक, liability में result कर सकता है? That duty has to be a legal duty. It cannot be, it isn't a moral duty or an ethical or a social or a societal duty. No, it is a legal duty. ये वो duty नहीं, आप केयरफुल रहें ये एक्सपेक्टेशन है, लेकिन इस एक्सपेक्टेशन को लगाने वाला कानून खुद है। समाज तो है ही, लेकिन कानून भी है। लॉ एक्सपेक्ट्स यू टू बी केयरफुल। लॉ डजंट जस्ट एक्सपेक्ट्स यू टू बी केयरफुल, इट रिक्वायर्स यू टू बी केयरफुल इन दैट गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांस। लॉ रिक्वायर करता है कि उस वक्त आप केयरफुल रहें, कॉशियस रहें। अब आप क्या करते हैं? आप कॉशियस नहीं रहते, आप केयरलेस हो जाते हैं, ठीक है, और आप अपनी ड्यूटी को ब्रीच कर देते हैं। यू वायलेट योर ड्यूटी बाय नॉट बीइंग केयरफुल। अब अगर इस ब्रीच से कुछ नहीं हुआ है ना, लेट्स से कि यू वर रिक्वायर्ड टू वेयर अ हेलमेट while driving, you did not,
ठीक है, आप घर से निकले, आपकी मदर ने आपको कुछ सामान लेने के लिए भेजा, आप घर से निकले बिना हेलमेट पहने निकले, आपने सामान खरीदा, आप घर वापस आ गए। अब यहाँ पे आपको हेलमेट पहनने का एक मैंडेट था, यू वर रिक्वायर्ड टू बी केयरफुल एंड दैट केयरफुल दैट एटीट्यूड रिक्वायर्ड वेयरिंग हेलमेट। ठीक है, एक सेफ्टी गियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हेलमेट नहीं पहना, आप सामान लेकर घर आ गए, द पॉइंट इज कि किसी का नुकसान नहीं हुआ, आप ड्यूटी बाउंड थे, आपने ड्यूटी फुलफिल नहीं की, ड्यूटी को ब्रीच कर दिया, लेकिन उस ब्रीच से ना आपका नुकसान हुआ ना किसी और का हुआ, तो टॉर्ट कमिट नहीं हुआ। टॉर्ट एसेंशियली क्या है? डैमेज, वायलेशन ऑफ अ राइट। अगर वायलेट ही नहीं हुआ किसी का राइट तो फिर टॉर्ट की लाइबिलिटी भी अराइज नहीं करती। नेग्लिजेंस का भी यही क्रक्स है कि ड्यूटी बाउंड होने के साथ साथ आपने किसी का नुकसान भी कर दिया। The fact that you were not careful actually impacted someone, किसी का नुकसान कर बैठे आप, किसी का डैमेज कर बैठे आप, तब जाके एक टॉर्शियस लाइबिलिटी जन्म लेती है और तब जाके आप पे कंपनसेशन वगैरह की जिम्मेदारियों को लगाया जाता है, राइट। सो द थर्ड एसेंशियल दैट effectuates the tort of negligence is damage. इन तीनों का ही होना जरूरी है, ठीक है। दीज आर प्री रेक्विजिट्स, विदाउट देम अ टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस वुड नॉट होल्ड, इट वुड नॉट स्टैंड। सो देयर हैज टू बी ड्यूटी। व्हाट काइंड ऑफ ड्यूटी? इट हैज टू बी लीगल ड्यूटी, राइट, नॉट एन ऑर्डिनरी मॉरल सोसाइटल एक्सपेक्टेशन कि बड़ों के पैर छू, नहीं, ये सब कुछ नहीं है ना। एंड यू वर नॉट केयरफुल, आपने उस ड्यूटी को ब्रीच कर दिया और आपके ब्रीच से किसी का नुकसान हो गया। उस नुकसान को क्वांटिफाई किया जा सकता है, उस नुकसान को देखा जा सकता है। अब नुकसान छोटा था, बड़ा था, टॉर्ट को इससे लेना देना नहीं है ना। इफ एशबी वर्सेस वाइट टीचर्स अस एनीथिंग, इट इज नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस that concerns this law. It is just the loss, just the violation, no matter how minimal it is. It would still be a loss, it would still be a violation which law needs to address. Otherwise the entire system would fall apart, right? तो डैमेज जो है वो नेग्लिजेंस का एक एसेंशियल प्रीरेक्विजिट है। ओके, अब ये हो गया सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट नेग्लिजेंस। कॉन्ट्रीब्यूटरी क्या है? कॉन्ट्रीब्यूटरी इस नेग्लिजेंस के ग्रे एरिया को एक्सप्लोर करता है कि भाई चलिए डैमेज हो गया है ना, एग्जाम्पल से समझते हैं, कहानी से समझते हैं। लेट्स से कि ये जो एक व्यक्ति है जिसे जो सामान लेने जा रहा है ना, अब वो सड़क पार करता है, लेकिन वो सड़क को क्रॉस करता है तब जब सिग्नल ग्रीन है, मतलब देयर वुड बी ट्रैफिक ऑन रोड, द व्हीकल्स वुड बी मूविंग। अब वो व्हीकल्स मूव कर रहे हैं और वो सड़क को क्रॉस कर रहा है। ही वुड हैव डन इट व्हेन द सिग्नल वाज रेड, तब सेफ होता, लेकिन वो ग्रीन पे रोड क्रॉस करता है, एक गाड़ी उससे कोलाइड कर जाती है, उसे बहुत चोट लग जाती है। अब देखो यहाँ पे विक्टिम को चोट लगी है, बिल्कुल गाड़ी वाले को केयरफुल रहना चाहिए था, उसको स्पीड लिमिट में रहना चाहिए था, ही शुड हैव बीन विद इन द लिमिट सो एज टू इफेक्टिवली यूज द ब्रेक, स्टॉप द कार ऑन टाइम। डेफिनेटली इट इज डेफिनेटली हिज फॉल्ट, बिल्कुल उसकी गलती है, दिखाई दे रहा है भाई। एक पैदल चलता आदमी किसको नुकसान पहुंचाएगा? नुकसान तो गाड़ी से ही हुआ है, लेकिन क्या नुकसान सिर्फ और सिर्फ इस कार ड्राइवर की जिम्मेदारी है? क्या नुकसान सिर्फ इसी की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ? नहीं, यहाँ पे एक और फैक्टर है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, और वो है इस राह चलते व्यक्ति का अपना केयरलेसनेस। इसने रेड लाइट पे या सिग्नल रेड होने पर सड़क क्रॉस क्यों नहीं की? इसने ग्रीन सिग्नल पे ही सड़क क्रॉस क्यों की? मतलब केयरफुल तो ये भी नहीं था भाई। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर ये केयरफुल होता तो क्या एक्सीडेंट बच जाता? क्या एक्सीडेंट होने से या डैमेज होने से बच जाते हैं? मतलब सिचुएशन नेग्लिजेंस ना होता, टॉर्ट ना होता, किसी का नुकसान ना होता, क्या इसे हम प्रिज्यूम कर सकते हैं? हैड ही बीन केयरफुल, this pedestrian, would we have avoided the entire suit altogether? If the answer is yes, then the victim contributed to the damage. यहाँ पे जो डिफेंडेंट है, जिसके ऊपर केस किया गया है, वो अकेला जिम्मेदार नहीं है, ये व्यक्ति भी उस डैमेज में कंट्रीब्यूट कर रहा था, ये व्यक्ति भी नेग्लिजेंट था। अगर ये भी केयरफुल हो जाता तो एक्सीडेंट नहीं होता।
समझे मेरी बात? अगर ये केयरफुल होता भी तो क्या एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सकता था? अगर ये केयरफुल होता, अगर इसने रेड सिग्नल पे ही सड़क क्रॉस की होती, फिर भी अगर एक्सीडेंट हो गया तो अब किसकी गलती है? तो फिर इस ड्राइवर की गलती है। इसने गलत टाइम पे गाड़ी चलाई और तेज स्पीड में चलाई, वो व्यक्ति तो सही टाइम पे क्रॉस कर रहा था। ठीक है, तो ऑर्डिनरी सिचुएशन में तो डिफेंडेंट की गलती होती है। देयर इज वन पार्टी हु इज लाइबल, हु इज केयरलेस ड्यू टू who because of whom the entire damage ensues. But sometimes it's not just one party who's at fault, the other party is also liable. He has also contributed to the entire circumstance, to the entire damage that has happened. एंड इन दैट सिचुएशन यू कैन नॉट इग्नोर दिस एस्पेक्ट। आप इस इक्वेशन में वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर को मिस नहीं कर सकते, उसे ओवरलुक नहीं कर सकते, उसे आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। और जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो क्या विक्टिम को कोई कंपेंसेशन नहीं देगा? बिल्कुल देगा, लेकिन विक्टिम की अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से, उसकी अपनी गलती की वजह से उस कंपेंसेशन के अमाउंट को रिलेटिवली कम कर देगा। अगर उसकी गलती नहीं होती तो उसे कंपेंसेशन ज्यादा मिलता है, क्योंकि वो वाकई बेकसूर है, वो बिल्कुल बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया, वो बेचारा निर्दोष है। वो तो बेचारा सड़क पे टहलने निकला था, सही टाइम पे क्रॉस भी कर रहा था, अब गाड़ी ने ही उसको टक्कर मार दी तो उस बेचारे की गलती। बेचारा है ये, बेचारे को आप मिसट्रीट नहीं करेंगे, उसे आप पिनलाइज नहीं करेंगे, उसे आप कंपनसेशन कम नहीं देंगे। लेकिन अगर ये भी केयरलेस था, ये केयरफुल नहीं था, ये बेचारा नहीं था, इसने गलत टाइम पे सड़क पार करी, तो आप इसको उतना कंपनसेशन नहीं देंगे। ये है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का सिचुएशन। ठीक है, एमएससीटी ने कहा कि ओवरटेकिंग इज अ रिस्की मनूवर इन जनरल। ठीक है, आप ओवरटेक कर रहे हैं, आप एक रिस्की एक्टिविटी को वो पार्टिसिपेट करें, एक रिस्की एंडावर में। ठीक है, यू आर टेकिंग the entire maneuver of overtaking a vehicle, especially a heavy vehicle on a highway, is quite risky, and if you are doing it, you are contributing to the damage that might happen, और अगर डैमेज हो गया तो फिर आपकी भी गलती है। और उन्होंने प्रेमलाल जी की गलती को मान के इस पूरे केस को कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का रूप देकर उनके कंपनसेशन को कम कर दिया। जहां उन्होंने 12 लाख मांगा था, वहां उन्हें सिर्फ 1 लाख ही रुपया दिया। उन्होंने हाई कोर्ट में अपील कर दी। अब हाई कोर्ट में अपील करने के बाद हाई कोर्ट ने क्या किया? कंपनसेशन का अमाउंट बढ़ा दिया, लेकिन कॉम्पनसेशन को सेम रखा, मल्टीप्लायर चेंज कर दिया। अब जो बच्चे एक्सीडेंट के केसेस को समझते होंगे, कंसेप्ट अगर आपने पढ़ा होगा, एमएससीटी भी इम्पोर्टेंट, मतलब इतना नहीं है बट थोड़ा सा तो है ही। तो एमएससीटी के केसेस में या कंपनसेशन डिसाइड करने के टाइम पे, स्पेशली एमएससीटी केसेस में, एक्सीडेंट के केसेस में, देयर इज अ सर्टेन एक पैरामीटर, एक फॉर्मूला है जहां पे मल्टीप्लायर्स को यूज किया जाता है। द एज ऑफ द विक्टिम इज टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड द नंबर ऑफ इयर्स ही वुड हैव वर्कड इफ नॉट फॉर द एक्सीडेंट, राइट? तो व्यक्ति की एज कितनी है, और अगर एक्सीडेंट ना होता तो वो कितने और साल काम करता? जितनी कम एज होती है, मतलब उतने ही साल वो काम करता, उतना ही पैसा वो कमाता। तो फिर उस हिसाब से उसकी एनुअल इनकम को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे जो हाईएस्ट मल्टीप्लायर है वो 18 है, और वो 25 एंड बिलो एज ग्रुप्स के लिए है। मतलब एक 25 या 25 वर्ष से कम आदमी अगर एज का व्यक्ति अगर एक्सीडेंट में विक्टिम होता है और वो अपने ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लूज कर देता है, मतलब मर जाता है या बिल्कुल डिसेबल हो जाता है, तो कोर्ट क्या करता है कि उस साल में लेट्स से कि वो 1 लाख कमा रहा है, ठीक है, लेट्स से ही इज मेकिंग 1 लाख, और उसकी उम्र है 24 साल। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी टेबल बना रखी है, ठीक है। तो 24 एंड बिलो 18 मल्टीप्लायर होता है, फिर उससे ऊपर जो है 25 से कुछ 35 तक 17 होता है, फिर 35 से कुछ 45 तक आई गेस 16 होता है, एंड सो ऑन, ठीक है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है मल्टीप्लायर कम होता जाता है, क्योंकि जितने साल आपको कमाई करनी थी, जितना पैसा आप कमाने वाले थे फ्यूचर में, वो कम हो गया है ना। नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द रिमाइंडर ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम हो गए, तो मल्टीप्लायर भी कम हो जाता है, इसे मल्टीप्लायर कहते हैं। तो 25 वर्ष का अगर 24 साल का अगर लड़का है और 1 लाख रुपया कमाता है, तो एक साल में लेट्स से वो 1 लाख रुपया कमाता है, ठीक है। तो उसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 .
अभी कितना हो गया, 18 लाख हो गया, ठीक है, तो उसे 18 लाख रुपया कंपनसेशन दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये एक टेबल क्रिएट किया है एक्सीडेंट क्लेम्स में कंपनसेशन को डिटरमाइन करने के लिए। ओके, अब इस टेबल को चेंज भी कर दिया गया है, जहां पे जो फाइनल कंपनसेशन अमाउंट होता है उसमें 25% को और ऐड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई आदमी कांस्टेंट इनकम पे थोड़ी रहता है, भाई इनकम बढ़ती भी तो है, इजाफा भी तो होता है। तो ये व्यक्ति पूरे हर जीवन भर 1 लाख ही रुपए साल का कमाता रहेगा क्या? और भी बढ़ेगी उसकी इनकम, तो आप उसमें 25% और जोड़ दीजिए और फिर फाइनल रीजनेबल कंपनसेशन निकल कर आएगा। दिस इज अ सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन। तो जब भी एक्सीडेंट में कंपनसेशन को डिटरमाइन किया जाता है इसी बेसिस पे किया जाता है। अब उन्होंने क्या किया, मल्टीप्लायर 9 रखा, जितना उन्होंने मतलब डिमांड किया था उसको बस 9 से ही मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एज ग्रुप उन्होंने 56 टू 60 बिठाई थी या कुछ ऐसे ही, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस टेबल इज इन इटसेल्फ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट फॉर एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। So they took 9 as a multiplier, they reduced the compensation significantly, 1,12,000 कुछ रुपए उन्होंने कंपनसेशन बिठाया मात्र, और उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का कंक्लूजन निकाल के प्रेमलाल जी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी, जरा बहुत सा उनको पीनट्स पकड़ा दिए। हाई कोर्ट में जब गए प्रेमलाल जी, तो हाई कोर्ट ने मल्टीप्लायर बढ़ा दिया, मतलब जहां 9 यूज हुआ था वहां उन्होंने 14 यूज कर दिया। ओके, एज ग्रुप को कम कर दिया, लेकिन कंपनसेशन फिर भी वो नहीं था जो प्रेमलाल जी डिमांड कर रहे थे। कंक्लूजन, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का रखा। अब फाइनली केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को एनालाइज करना पड़ता है ये इशू कि वाकई कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस था भी, और अगर था तो कैसे था। सुप्रीम कोर्ट ने सारे एविडेंसेस को एग्जामिन किया जो डिफेंडेंट की तरफ से आए थे, जो विक्टिम के कंट्रीब्यूशन को प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। एंड टर्न्स आउट एक भी ऐसा एविडेंस नहीं था जो विक्टिम की लाइबिलिटी को या विक्टिम के कंट्रीब्यूशन को प्रॉपरली सिग्निफिकेंटली प्रूव कर पा रहा था। हालांकि सिविल केसेस में प्रोबेबिलिटी, प्रीपोंडरेंस ऑफ डाउट होता है, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी तरफ कोर्ट टिल्ट करता है, इंस्टेड ऑफ कंप्लीटली बिलीविंग समथिंग बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ये जो कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है। सिविल में प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है, वॉट एवर सीम्स मोर लाइकली इज द फाइनल कंक्लूजन दैट द कोर्ट टिल्ट्स इन फेवर ऑफ। नाउ सिविल केस में लाइकली लग रहा है, मतलब यहीं पे एविडेंस के इसी बेसिस पे या इसी थ्योरी के साथ एग्जामिन किया जाता है। अब इस पूरे के पूरे कहानी को वापस से एनालाइज करते हैं। फास्ट लेन पे एक ट्रक जो है वो ट्रैक्टर जो है वो बहुत धीमे स्पीड में चला रहा है। क्या एक ऑर्डिनरी इंसान उसे ओवरटेक करने की कोशिश करेगा? बिल्कुल। क्या ओवरटेकिंग रिस्की मनूवर है? थोड़ा तो रिस्की है। क्या ओवरटेकिंग से एक्सीडेंट हो जाते हैं? नॉट नेसेसरीली, नॉट नेसेसरीली, ठीक है। ट्रैक्टर जो धीरे चला रहा है जहां पे उसे तेज चलाना चाहिए, ये ट्रैक्टर की गलती है, दैट ट्रैक्टर्स मिस्टेक। रॉन्ग साइड पे या रॉन्ग लेन पे आना दूसरे ट्रैक्टर की गलती है। ओवरटेकिंग वुड नेसेसरीली रिजल्ट इनटू अ डिजास्टर इज नॉट would result into a disaster is not necessary, it is only a probability। इनफैक्ट ओवरटेकिंग जनरली यूं ही कर देते हैं लोग बड़े आराम से और कोई एक्सीडेंट नहीं होता, स्पेशली इफ यू आर ऑन अ सिंगल लेन। अगर वो डबल, मतलब अगर वो रोड है जिसपे दोनों तरफ का ट्रैफिक है, वहां पे ओवरटेकिंग एक्चुअली रिस्की मनूवर हो सकता है, एक्सीडेंट के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर सिंगल लेन है, एक ही डायरेक्शन में ट्रैफिक जाता है, तो ओवरटेकिंग बड़े आराम से हो सकती है। मतलब प्रेमलाल जी ने जो किया वो इनहेरेंटली रिस्की नहीं था, उन्होंने वो किया जो एक ऑर्डिनरी आदमी करता सड़क पे गाड़ी चलाते वक्त। तो यहाँ पे उनकी गलती नहीं थी, उन्होंने भी डैमेज में कंट्रीब्यूट किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को एकदम डिनाई कर दिया, क्योंकि ही वाज ऑन अ सिंगल लेन रोड। उल्टी दिशा में आने वाले ट्रैक्टर की गलती थी, ठीक है। फास्ट लेन पे धीमे चलाने वाले ट्रैक्टर की गलती थी। ये कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का केस नहीं था, ये कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस का केस बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस कंक्लूजन को ही चेंज कर दिया। अब कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में विक्टिम की गलती है, विक्टिम इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डैमेज, दैट इज व्हाट वी आर अज्यूमिंग।
right? And that is the reason why we are not giving him as much compensation, because it is his fault also. Composite negligence, wherein there are multiple defendants, the multiple people caused that damage, right? But the victim was himself not responsible at all. तो डैमेज किया मल्टीपल लोगों ने, बहुत सारे लोग थे जिनकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन विक्टिम उसमें शामिल नहीं था, वो अलग लोग थे. अब कॉम्पोजिट में विक्टिम जो है वो उनमें से किसी एक से डैमेज डिमांड कर सकता है, मतलब जॉइंट, एक, सेवरल, या फिर इंडिविजुअली, या फिर उन सब पे केस कर सकता है, जॉइंट कॉम्पनसेशन डिमांड कर सकता है. ये विक्टिम के ऊपर है, किसकी कितनी लाइबिलिटी है, कौन कितना इन्वॉल्व है, और किस हिसाब से किससे कितना परसेंटेज डिमांड करना चाहिए, ये सब विक्टिम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ये सब डिटरमाइन करना कोर्ट का भी काम नहीं है ना. कोर्ट चाहे तो कर सकता है, बट court can, this is something that the parties would decide themselves. This is not something that falls on victim's shoulders. That is not his burden to bear. Got it? तो ये वाला ट्रैक्टर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था, वो वाला कम था, ये विक्टिम, उससे कोई लेना देना नहीं. वो चाहे तो सबके ऊपर एक साथ केस कर दे, वो चाहे तो इंडिविजुअली एक पे केस कर दे, और वो बाद में अपना हिसाब करता रहेगा. This is what composite negligence is, wherein there are multiple defendants who were negligent, who caused the damage, but the victim, but the plaintiff himself was not liable, did not contribute, was not negligent at all. This is the concept of composite negligence. और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस का केस बनाया और कंपनसेशन को बढ़ा के 11,25,000 कर दिया, which is quite equivalent to what he was originally demanding also. Got it? So these are the concepts that were discussed in this case, which makes this case very important. ठीक है, तो अब नोट्स पे आ जाते हैं. फैक्ट्स ऑफ द केस. क्लेमेंट मैंने आपको बता ही दिया, अपनी वाइफ के साथ जा रहे थे, ट्रैक्टर्स की वजह से एक्सीडेंट हुआ, वाइफ की डेथ हो गई. कपल का एक जॉइंट बिजनेस था, लगभग 5,000 महीने का कमाते थे, राइट. 60,000, मतलब ये बहुत 1994 की बात है. ये 1994 मतलब 60,000 1994 में रिपोर्टेड प्रॉफिट थे इनके, तो इनका कंपनसेशन अच्छा खासा बन रहा था उस टाइम पे, बिकॉज ही लॉस्ट अ लॉट ऑफ इनकम. वाइफ वाज द मेजर बिजनेस मैनेजर. ठीक है, तो एमएससीटी में कुछ प्रॉपर रेमेडी नहीं मिली, हाई कोर्ट में प्रॉपर रेमेडी नहीं मिली. क्लेमेंट वाज, अब इश्यूज क्या बने, वेदर क्लेमेंट वाज लायबल फॉर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ड्यू टू हिज एक्ट ऑफ ओवरटेकिंग वन ऑफ द ट्रैक्टर्स. Whether overtaking in itself can be considered an act of negligence on the part of the claimant as contended by the defense, whether the accident was solely caused by the rash and negligent driving of the second tractor, which was overspeeding and driving on the wrong side, or whether the claimant's overtaking maneuver contributed to the accident. प्रोविजंस लॉ ऑफ टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस को डिस्कस किया गया, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस को भी डिस्कस किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस, नोटेड दैट द फर्स्ट ट्रैक्टर वाज मूविंग एट अ स्लो पेस, prompting the claimant to overtake. However, the accident was primarily caused by the second tractor, which was being driven at high speed from the wrong side of the road, leading to a direct collision. A court emphasized that merely overtaking a vehicle does not automatically imply a rash or a negligent driving. Since it was proven that the primary cause was the second tractor, the claimant could not be held liable for contributory negligence. Allowed the appeal, ruled in favor of the claimant, recognizing his right to fair compensation for the losses suffered. ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं. व्हाट डज द डॉक्ट्रिन ऑफ वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया मीन? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन प्रीलिम्स में आने वाला क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब पता होना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस है ये. ठीक है, इसका क्रिमिनल एप्लीकेशन भी है, मर्डर में भी इसका एप्लीकेशन है. In the case of contributory negligence, what is considered when determining liability? Again, very simple. I want you to write down the answers in the comments below. What is negligence in the context of a tort law? क्वेश्चन कम आता है, बट अपनी नॉलेज अगर आपने समझा है तो इसको आप प्रैक्टिस कर ही सकते हैं. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस तो कम ही आते हैं वैसे. Analyze the Supreme Court's ruling in this case regarding, in fact, tort prelims में है ही बहुत कम स्टेट्स में, मेंस का ही पार्ट है नहीं.
Analyze the Supreme Court's ruling in this case regarding contributory negligence, why the claimant was not held liable despite the overtaking maneuver. Explain the concept of contributory negligence and its relevance in determining liability in accidents. ठीक है, अभी दृष्टि के अपने क्वेश्चंस हैं, बट कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के क्वेश्चंस में इस केस का बहुत ही वैरिड एप्लीकेशन है. नेग्लिजेंस के केसेस में अगर आप नेग्लिजेंस पे आंसर क्रिएट करते हैं तो यू हैव टू मेंशन all the nuances of it, जिसमें negligence, contributory, composite, medical, ये सारे negligence को कवर करना ही होता है, वरना वो आंसर इनकम्प्लीट रहेगा. राइट, तो कॉन्ट्रीब्यूटरी में आप इसे यूज कर सकते हैं या कॉम्पोजिट में इसे आप यूज कर सकते हैं. अगर कॉम्पोजिट पे कोई शॉर्ट आंसर आया है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं. यू कैन एक्सप्लोर इट इन अ मैनर कि किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का एक ग्रे एरिया है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट करके फैक्ट मतलब यूज किया है. हाउ मतलब व्हेन द कंसेप्ट इज टोटली अप्लाइड कि विक्टिम की कंट्रीब्यूशन को कितना सिग्निफिकेंटली प्रूव करने की जरूरत है, तब जाके आप कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के डिफेंस को स्टैंड कर सकते हैं या अवेल कर सकते हैं. तो भाई आंसर में इसका एप्लीकेशन तो काफी वेरीड है. आप अपने टैलेंट और अपने स्किल के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं. यूज जरूर करिए, नेग्लिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सीधा ऐसा का ऐसे ही यूज कर दीजिए, है ना, चाहे तो. और जब इसे आप इनकॉर्पोरेट करें, जब आंसर को क्रिएट करें, तो इसे इवेलुएट जरूर करवा लें, अदरवाइज द एंटायर प्रैक्टिस इज कंप्लीटली फ्यूटाइल. राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे. अगले एपिसोड में इसी तरह के बहुत इंटरेस्टिंग केस के साथ मिलेंगे. तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय.